नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। बयानों के शोर में खबरें खो न जाए, देश दुनिया की हर बड़ी खबर का वो पहलू आपके सामने आए जिसका आपसे है सरोकार। यही है इस शो का मकसद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो देश में आवारा कुत्तों पर जोरदार बहस हो रही है। डॉग लवर्स वर्सेस डॉग हेटर्स की जैसे लड़ाई छिड़ गई। हर गली मोहल्ले में इस बात की चर्चा है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है या गलत। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि वो सिंगल बेंच के आदेश पर गौर करेंगे। जानवरों से प्यार हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और कुत्तों की वफादारी, उनके प्रति प्रेम की तो खैर कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुत्तों से प्यार दिखाने के पीछे असली वजह पशु प्रेम है या असल में यह पैसे का प्रेम है जिसने कि कुत्तों से प्रेम का एक आवरण धर लिया है। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े डॉग लवर्स और वहां मौजूद वकीलों में देखते देखते ही भिड़ंत हो गई और कहा सुनी से शुरुआत हुई और हाथापाई तक एक बात बढ़ गई। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यह है कि आवारा कुत्तों को हटाए जाने को लेकर कौन लोग सबसे ज्यादा आंदोलित हैं, कौन सबसे ज्यादा विचलित है, किनका प्यार कुलाचे मार रहा है, उमड़ रहा है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा और साथ ही इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि सड़क पर आवारा कुत्तों का शिकार कौन है। कौन लोग हैं जो आए दिन इन वफादार जानवरों के खूंखार जानवर में बदल जाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। कुत्तों की बाइट से परेशान है, उनके काटे जाने से परेशान। आपको साफ साफ दिखने लगेगा सब कुछ। आवारा कुत्तों की तरफदारी में ज्यादातर वो लोग हैं जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ऊंचे अपार्टमेंट से बंगले में रहते हैं, ज्यादातर विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते पालते हैं, या फिर वो संगठन है जो इन आवारा कुत्तों के नाम पर देश और विदेश से और यहां तक कि सरकार से भी मोटा फंड उठाते हैं। इन तथाकथित एनिमल वेलफेयर एनजीओ की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जरा उन लोगों पर नजर डालिए जो इन आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों में से ज्यादातर वो लोग हैं, आम लोग हैं, जो सड़क पर पैदल चलते हैं, जिनके बच्चे गलियों में खेलने जाते हैं और जो डॉग हेटर्स नहीं हैं, लेकिन वो डॉग विक्टिम जरूर हैं। जो लोग आवारा कुत्तों की तरफदारी कर रहे हैं वो ना तो सड़क पर पैदल चलते हैं और ना ही उनके बच्चे गलियों में खेलने जाते हैं। उन्हें इन आवारा कुत्तों से कोई खतरा नहीं है भाई। उन्हें हर कुत्ते में अपना क्यूट डॉगी का अक्स दिखता है, उसी की छवि दिखती। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुत्ते हमेशा से इंसानों के लिए सबसे वफादार जानवर रहा है, उसका दोस्त रहा है। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, पूरी दुनिया का नहीं। इसीलिए पालतू कुत्तों को लेकर समस्या नहीं है, समस्या बेतहाशा बढ़ रहे आवारा कुत्तों को लेकर है। सड़क पर पैदल चलने वाले आम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में उसकी वजह से पड़ रहे हैं, ये कार में चलने वाले लोग नहीं समझ पाए। आवारा कुत्तों के लिए फिल्म स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत भावुक होकर पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी की भावना तब नहीं जागती जब गाजियाबाद में एक बच्चे ने अपने पिता की गोद में रेबीज की वजह से तड़प तड़प कर जान दे दी। जब नेशनल लेवल पर खेलने वाला एक कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी कुत्ते के काटने की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। इन तस्वीरों को देखकर किसी का कलेजा कांप जाए, लेकिन जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूरा गांधी परिवार इस मसले पर एकजुट हो गया। कुत्ते के मसले ने सारी दुनिया जैसे खत्म कर दी समझिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी,
सब एक साथ एक सुर में देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। पूरा गांधी परिवार स्ट्रीट डॉग के लिए चिंतित हो रखा है, आवारा कुत्तों के लिए परेशान हो रखा है। राहुल गांधी तो अपने डॉग नूरी के साथ वीडियो बना रहे हैं आजकल और कह रहे हैं कि यह आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि डॉग को शेल्टर होम ले जाना भयानक और अमानवीय होगा और वरुण गांधी से बहुत क्रूर बात कह रहे हैं। और मेनका गांधी की तो खैर बात ही क्या करनी, उनका तो जवाब ही नहीं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना नामुमकिन है। मतलब इनकी माने तो आवारा कुत्तों को बेखौफ घूमने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, कोई आदमी रेबीज से मर जाएगा, किसी का बच्चा कुत्तों के डर से घर से बाहर नहीं खेल पाएगा, निकल पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, पार्क में खेलने नहीं जाएगा, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों का अधिकार सलामत रहना चाहिए। कुत्तों के पक्ष में इतनी ताकतवर लॉबी है कि जिसके सामने इंसानों के अधिकार की कोई औकात नहीं है साहब। उन्हें डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखते भी नहीं। क्या हुआ अगर एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में करीब 11 लाख आवारा कुत्ते हैं, नोएडा में 1.5 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और गाजियाबाद में 50,000 से ज्यादा। इस साल दिल्ली में अब तक 26,000 से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस आ चुके हैं। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले साल यानी कि 2024 में दिल्ली में 60,000 से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने के आए थे। और पूरे देश का आंकड़ा सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और पिछले साल डॉग बाइट के 37 लाख 17,17,336 मामले आए थे, जिनमें से 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शिकार हो रहे हैं, वो गलियों में निकलने से डर रहे हैं, पार्क में खेलने जाने के पहले 5 बार सोचते हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5,700 लोग मारे जाते हैं। 5,700, जो पूरी दुनिया में रेबीज से होने वाली मौत का 35% है। अकेले पूरी दुनिया में जितने रेबीज से लोग मरते हैं ना, उसका 35% अकेले भारत में मर जाते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर जो फेमस डॉग बाबू हैं, डोगेस भाई हैं, वो सड़क पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए आतंक का दूसरा नाम बने हुए हैं। मेनका गांधी और पेटा ये सवाल उठा रहे हैं कि 2 महीने में आवारा कुत्तों के लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी। बेजुबानों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुत्तों के साथ किसी भी तरह की ऐसा दुर्व्यवहार या किसी भी तरह की क्रूरता बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन इंसानों के साथ जो हो रहा है, इसके बारे में भी तो कोई सोचेगा ना। इस पर दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, उनका जवाब आपको सुनना चाहिए। विजय गोयल कह रहे हैं कि दरअसल डॉग लवर्स गैंग जो है, उन्हें कुत्तों की फिक्र नहीं है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आवारा कुत्तों का आतंक अगर सड़कों पर खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो उनके एनजीओ का क्या होगा, करोड़ों के फंड का क्या होगा जो इसके नाम पर लेते रहे। सुनिए एक बार जरा उनको। कुत्ते काटे जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं। अभी 12 करोड़ कुत्ते हैं, ये तो हमारी जनसंख्या को भी पार कर जाएंगे इसी तरह से चलेगा। इनको तो अपने एनजीओज चलाने हैं जिनके अंदर इनको भारी फंडिंग मिलती है। ये काम कुछ नहीं कर रहे। एमसीडी के अंदर 20 एनजीओज हैं, उन 20 की आप रिपोर्ट देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट देख लीजिए, कोई काम नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है जो हमने डिमांड की थी, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कुत्तों को हटाओ यहां से। तो दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के नाम पर कुछ ही एनजीओ चलते हैं, जैसा कि अभी आपको विजय गोयल बता रहे थे। गिनती के एनजीओ हैं और कई लोगों का आरोप है कि कुत्तों के वैक्सीनेशन के नाम पर सरकार से लेकर
नगर निगम तक से मोटी रकम उगाही जाती है। और इस धंधे में कुछ पावरफुल एनजीओ, उनका एक अधिकार है। और ये एनजीओ इतने ताकतवर लोग चलाते हैं कि अगर आपने किसी आवारा कुत्ते के खिलाफ कुछ बोल दिया, एक्शन लेना तो छोड़ दीजिए, बोल भी दिया, किसी दिन 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर आपने सोसाइटी के बाहर नारेबाजी कर दी, प्रशासन से जाकर गुहार लगा दिया, तो आप तय मानिए कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह है आवारा कुत्ता लॉबी की ताकत। आपको ये बता दें कि अगर कोई कुत्ता काट ले तो रेबीज के टीके लगाने पड़ते हैं और 3 से 5 डोज कम से कम लगते हैं। और एक डोज की कीमत 300 से 600 रुपए के बीच में कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहां लगा रहे हैं, कौन से ब्रांड का लगवा रहे हैं। यानी 3 डोज के हिसाब से भी अगर देखें तो 900 से 1800 रुपए लगते हैं। अब आप समझ जाइए कि एक गरीब आदमी जिसे सड़क पर आवारा कुत्ता काट ले तो उसे कैसे 1000-2000 रुपए तुरंत लगाने पड़ जाएंगे। कष्ट है सो अलग, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है भाई। अगर सरकारें और नगर निगम इतना शानदार काम कर रही होती, उनके हॉस्पिटल और उनके सरकारी प्रतिष्ठान इतने शानदार काम कर रहे होते, तो इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते सड़कों पर नहीं घूम रहे होते। हां, रही बात कुत्तों के अधिकार की, तो यह सवाल सरकार, नगर निगम और तथाकथित कुत्ता प्रेमी एनजीओ से पूछे जाने चाहिए कि इतना फंड खर्च करने के बाद भी इन बड़े बड़े शहरों में कुत्तों की तादाद घटने की बजाय इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है भाई। सच तो यह है कि सवाल कुत्तों का है ही नहीं, सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने आवारा कुत्तों के आतंक को चोखा कारोबार बना रखा है। उनका हित इस बात में निहित है कि सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक बरकरार रहे, ताकि उनका धंधा फलता फूलता रहे, उनकी फंडिंग चलती रहे, ताकि वो इन कुत्तों के नाम पर, उसकी नसबंदी के नाम पर, उनके रिहैबिलिटेशन के नाम पे, उनके शेल्टर होम के नाम पे मोटी उगाही करते रहे। और यह बहुत बड़ा सवाल है कि आज जब सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाए जाने की बात हो रही है, तो इसका लेखा जोखा होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए कि पिछले 5-10 सालों में कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा किनको गया और उस पैसे का नतीजा क्या निकला। फिर आप और ये सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी और इस देश की जनता भी समझ पाएगी कि ये जो आवारा कुत्तों को लेकर जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, असल में इसके पीछे किसका हित सध रहा है। तो क्लियर कट में रुख करते हैं अब अगली स्टोरी का और आपको ये बताते हैं कि ट्रंप और पुतिन मुलाकात का वो कौन सा अध्याय है जो पीएम मोदी लिख रहे हैं। तो 48 घंटे के भीतर यह तय होने वाला है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग खत्म हो जाएगी या फिर यह जंग महाजंग में तब्दील होकर रहेगी। 48 घंटे के भीतर तय होने वाला है कि नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दावा और मजबूत होगा या फिर ट्रंप के दावे का गुब्बारा फूट जाएगा। क्योंकि सिर्फ 48 घंटे के भीतर दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के नेता, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलने जा रहे हैं। यह मुलाकात कितनी मायने रखती है, दुनिया की शांति के लिए कितनी अहमियत रखती है और इसे लेकर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक और कीव से लेकर दिल्ली तक कितनी गहमा गहमी है, वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि ट्रंप और पुतिन का वो कौन सा अध्याय है इस मुलाकात का जो प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं। तो परसों 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का में मिले। इस महाबैठक के लिए व्हाइट हाउस की टीमें अलास्का में लैंड कर चुकी है। यह मुलाकात अलास्का के
एंकारेज शहर में होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मीटिंग के लिए कई लोकेशन पे चर्चा हुई, लेकिन जेनेवा से लेकर बुडापेस्ट तमाम शहरों के बारे में बातें हुई, लेकिन पुतिन तैयार हुए तो अलास्का के नाम पर, क्योंकि अलास्का का रूस के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है। असल में अलास्का 1867 तक रूस का हिस्सा था, जब रूस ने इसे अमेरिका को सिर्फ $7.2 मिलियन यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अलास्का बेचने के पीछे कई कारण थे। उस समय रूस को यह डर था कि अगर युद्ध हुआ तो ब्रिटेन की मदद से अमेरिका अलास्का पर कब्जा कर सकता है, रूस में घुस सकता है। उस समय रूस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अलास्का उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि तब तक इस ठंडे इलाके की असली ताकत सामने नहीं आई थी। बर्फ से ढका ये पूरा इलाका बेजान सा था, पूरा परमाफ्रॉस्ट था। इस कारण यह था कि इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इसकी सुरक्षा तब रूस के बूते की बात नहीं थी, क्योंकि अलास्का इतना बड़ा इलाका था कि वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन तब से लेकर आज तक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो अलास्का रूस के लिए तब बोझ लग रहा था, आज वही अलास्का अमेरिका की तिजोरी बन चुका है, वो भी अपनी प्राकृतिक संपदाओं के कारण। अलास्का हासिल करने के बाद अमेरिका ने वहां बहुत बड़े पैमाने पर खनन का काम शुरू किया और तब जाकर तेल के विशाल भंडार वहां मिले, सोना मिला, हीरा मिला और आज भी लगातार मिल ही रहा है। और यही वजह है कि आज इसे अमेरिका का खजाना कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलास्का से अमेरिका को अपनी कुल पेट्रोल की खपत का लगभग 20% जो है पेट्रोल यहीं से मिलता है, इसी इलाके से मिलता है। और यही वजह है कि रूस आज भी अलास्का बेचने के सौदे पर कई बार पछताता है। 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब पुतिन के उत्साही समर्थक नारे लगाते थे कि जैसे पुतिन राज में क्रीमिया मिला है, वैसे ही पुतिन राज में एक दिन अलास्का पर फिर से रूस का झंडा लहराएगा। खैर, ये तो राष्ट्रवादी रूसियों का सपना है। फिलहाल हकीकत तो यह है कि ट्रंप और पुतिन शांति की राह तलाशने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं अलास्का में। पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का चुनने के पीछे एक और बड़ी वजह है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है और जिसके बाद पुतिन की विदेश यात्राएं बहुत हद तक सीमित हो गई हैं, बहुत लिमिटेड हो गई है। और अलास्का गैर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रीजन में आता है, इसलिए पुतिन को यहां किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं। कहा जा रहा है कि बैठक से पहले ही पुतिन ने अपनी एक शर्त ट्रंप से मनवा भी ली थी और वो शर्त यह थी कि बैठक में यूक्रेन की तरफ से कोई नहीं होगा। यानी जेलेंस्की इस बैठक से पहले ही आउट कर दिए गए हैं और वो इस बात से बौखलाए हुए भी। इस बैठक का एक एंगल यह भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन तो एजेंडा है ही, साथ में ट्रंप अपने फायदे की भी सोच रहे हैं। मसलन पुतिन अगर अमेरिका को कुछ रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करने की पेशकश करते हैं तो ट्रंप उसे टालेंगे नहीं। वैसे भी ट्रंप दिन में 3-4 बार यही बोलते रहते हैं कि मैं तो डील मेकर हूं, मैं तो डील करता हूं। सुनिए, यहां भी वो डील की बात कर रहे हैं। We're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. तो ट्रंप सौदेबाजी करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और जो सौदा है उसमें एक बड़ा जो मुद्दा है वो भी इस शांति वार्ता से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति होगी कि नहीं। अगर दोनों देशों के बीच शांति होती है तो ट्रंप को यूक्रेन में एक बहुत बड़े बिजनेस का अवसर दिख रहा है। उन्हें मालूम है कि युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन का धंधा, यानी कि उसके यूक्रेन के पुनर्निर्माण का जो धंधा है वो बहुत बड़ा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है और उन्हें लगता है कि अमेरिका की जो बाकी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं उसके साथ साथ उनकी जो अपनी कंपनी है उसके लिए भी कई बिलियन डॉलर के व्यवसाय का वहां एक अवसर दिख रहा है उनको। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति होती है कि नहीं। जब तक शांति नहीं होती तब तक पुनर्निर्माण की बात करना बेमानी है। और इसीलिए ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के रेस में थे
तभी से लगातार एक ही राग अलापते रहते थे कि इधर मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उधर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुका समझो। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं सका। रूस यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के नोबेल ख्वाब के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध ही वो कांटा है जिसे वो जल्दी से जल्दी निकाल फेंकना चाहते हैं, ताकि नोबेल के लिए उनकी दावेदारी में कोई दाग न रहे। और इसीलिए ट्रंप बहुत बेचैन है। हालांकि उनकी बेचैनी पीएम मोदी के जवाबों से भी बड़ी है। ट्रंप 33 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने रुकवाई, और पीएम मोदी ने एक बार ही यह कहकर ट्रंप के नोबेल ड्रीम को झकझोर दिया कि भारत पाकिस्तान जंग में तीसरा कोई नहीं था। वैसे जिस रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने के लिए ट्रंप हाथ पांव मार रहे हैं और पुतिन से मिलने जा रहे हैं, उस मुलाकात का भी एक अध्याय पीएम मोदी लिख रहे हैं। आप ये सुनकर चौंकेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से फोन पर लंबी बातचीत की और दोनों तक पीएम मोदी का मैसेज मजबूती से पहुंचा है कि ये युग युद्ध का नहीं, ये दौर जंग का नहीं। इसके अलावा पुतिन इस साल के आखिर तक भारत के दौरे पर भी आने वाले। अलास्का में होने जा रहे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में भारत एक बहुत बड़ा एंगल है। चीन के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ट्रंप कहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस का खजाना बढ़ा रहा है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। और इसी गुस्से में, इसी आरोप में ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लाद रखा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों के आगे झुकेगा नहीं और देश हित में रूसी तेल खरीदता रहेगा। इसके अलावा ट्रंप भारत के रूस से सैन्य उपकरण खरीदने पर भी आपत्ति जता चुके हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर कोई सहमति बनती है या यहां से शांति की राह निकलती है, तो यह भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म हो जाता है, जंग रुक जाती है, तो ये जो ट्रंप भारत पर जो टैरिफ लगा रहे हैं और रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर उसे युद्ध बढ़ाने का एक तरीके से आरोपी साबित करने में तुले हुए हैं, वो मामला भी खत्म हो जाएगा और भारत और अमेरिका के संबंधों में भी बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इन खबरों का ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि भारत और अमेरिका एकदम से आमने सामने आ चुके हैं और रूस के चक्कर में या रूस यूक्रेन की लड़ाई के चक्कर में भारत और अमेरिका एकदम से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में रस्साकस्सी चलती रहती है और रिश्तों की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। इसे इस बात से एक बार समझिए कि जिस अलास्का में परसों ट्रंप और पुतिन मिलेंगे, उसी अलास्का में भारत और अमेरिका की सेनाएं अभी एक ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज कर रही, एक साझा युद्धाभ्यास कर रही, जो 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। पिछले साल ये वॉर एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई थी और इस बार ये अलास्का में होने वाली है, जहां ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दोनों देशों के सैनिक अभ्यास करेंगे। और इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद भी एक तरीके से देखा जाए तो काउंटर टेररिज्म पर फोकस्ड होगा। और इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं इस बात पर फोकस करेगी कि जो काउंटर टेररिज्म है, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है, उसको कैसे और धारदार बनाई जाए, कैसे उसको ताकतवर बनाई जाए। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि 15 अगस्त पर जो नो नॉनवेज वाला ऑर्डर आया है, उसे कौन और क्यों नॉनसेंस बता रहा है। तो 9 अगस्त यानी कि 4 दिन पहले ही सावन का महीना खत्म हुआ। पूरे देश में उस दिन सबसे ज्यादा अगर भीड़ कहीं देखी गई तो आपको पता है कहां देखी गई? चिकन मटन की दुकानों पर। और यकीन ना हो तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। दिल्ली से पटना तक, भोपाल से जयपुर तक, अहमदाबाद से रायपुर तक आपको एक जैसी तस्वीर दिखेगी। मटन चिकन की दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारें दिखेंगी। इन कतारों में वो लोग लगे थे जिन्होंने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के दौरान मांसाहार से दूरी बनाए रखी थी और सावन जैसे ही खत्म हुआ उनकी भरपाई के लिए टूट पड़े एकदम। तो सावन में मीट मछली नहीं खाना
यह भी किसी के दबाव में उन्होंने नहीं किया, और सावन के अगले दिन ही उसकी भरपाई कर देना है, यह भी उनकी स्वेच्छा थी। किसे कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह तय करने का अधिकार किसी और का नहीं हो सकता ना, खासकर तब तक जब तक कि वो किसी कानून के खिलाफ नहीं। जैसे कि कोई ये कहे कि मेरा मन जो खाऊं, तो आप जहर नहीं खा सकते भाई, ये कानूनन अपराध है। जैसे कि आप कई राज्यों में गौमांस नहीं खा सकते, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। लेकिन बहुत सारे संगठन और कई बार तो सरकारें भी जब आम लोगों के खान पान को राजनीतिक हथकंडा बना देती हैं, तो हंगामा उठ खड़ा होता है। जैसा अभी महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली, मालेगांव, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती और उसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, मैहर, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर तेलंगाना के हैदराबाद तक, साइबराबाद तक और रचकोंडा वगैरह तमाम शहरों में दिखाई दे रहा। ये वो शहर हैं जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खास तौर से 15 अगस्त को मटन चिकन की दुकानों को और कत्लखानों को बंद रखने का सरकारी आदेश जारी कर दिया। यानी 14 अगस्त रात 12 बजे से 15 अगस्त रात 12 बजे तक मटन चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। अगर कहीं खुली पाई गई तो उस पर सरकारी नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जब्ती होगी, लाइसेंस रद्द होगा, जुर्माना लगेगा। इस सरकारी आदेश के दायरे में जन्माष्टमी और पर्युषण त्योहार भी है, यानी उन तारीखों पर भी मटन चिकन की दुकानों को बंद रखना है, यह बात कही गई। लेकिन इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं है। बवाल इस बात पर है, विरोध इस बात पर है कि 15 अगस्त के दिन नो नॉनवेज वाला फरमान क्यों जारी किया गया भाई? यह तो हमारी आजादी का दिन है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, सारे भारतवासियों का त्योहार है। यह कोई धार्मिक त्योहार नहीं है कि एक खास धर्म या वर्ग के लोग ही इसे मनाते हैं। फिर क्यों सरकारी फरमान जारी किया गया कि 15 अगस्त के दिन मटन चिकन की दुकानें बंद रखो? इसका मतलब क्या है? ये टू मच नहीं हो गया क्या? सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 15 अगस्त को मटन चिकन की दुकान को बंद रखने का कोई सरकारी आदेश इन राज्यों में नहीं जारी किया गया। यूपी, बिहार और हरियाणा से भी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। फिर कुछ राज्यों के कुछ चुनिंदा इलाकों में इस तरह का फरमान क्यों? इस सवाल पर राजनीति होना स्वाभाविक है और राजनीति हो भी रही। खासकर महाराष्ट्र में तो राजनीति बहुत गर्म है इसको लेकर। एक झलक देखिए जरा। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। तो एक बात तो साफ है कि 15 अगस्त को मटन चिकन की दुकानों को बंद करने के फरमान पर महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां अपने अपने समीकरण साध रही। कोई हिंदुत्व का हवाला दे रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स साध रहा है। दिलचस्प तो यह है कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कुछ भी नहीं कहा है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उस आदेश की एक झलक देखनी चाहिए जिसकी वजह से विवाद गरमाया हुआ है। टीवी स्क्रीन पर अभी आपको हम दिखा रहे हैं उस सरकारी नोटिस जिसमें कि कहा गया है कि इस तारीख को चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। चिकन मटन व्यापारी संघ इस सरकारी आदेश के खिलाफ है। हिंदू कसाईयों का संगठन हिंदू खटीक संगठना उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। समर्थन करने से मतलब कि उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। तो इस मामले में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के कूदने से हंगामा और बढ़ गया है। और इस बीच कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर योगेश गोडसे का कहना यह है कि ये 1988 से ही हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय त्योहारों पर ऐसा आदेश जारी होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं। 1988 के आदेश की कॉपी भी उन्होंने दिखाया इस सिलसिले में और कहा कि चिकन मटन पर जो प्रतिबंध है वो इसके सेवन पर नहीं है बल्कि इससे बेचने पर है। वो इसलिए क्योंकि इससे गंदगी फैलती। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो भारत की संस्कृति में मटन चिकन पर बवाल जो अगर देखा जाए तो ये बनता नहीं है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। भारत एक बहुत सांस्कृतिक विविधता वाला देश है।
इसकी सांस्कृतिक विविधता चौंकाने वाली है। जहां 15 अगस्त पर मटन चिकन शॉप बंद रखने का सरकारी फरमान जारी किया गया है, उसी देश की अलग अलग तस्वीर आप देखिए जरा। भारत में गैर हिंदू नॉनवेज तो खाते ही हैं, बड़ी संख्या में हिंदू आबादी भी नॉनवेज खाती है। पूजा पाठ में बलि प्रथा उसका हिस्सा है। यह अलग बात है कि कई इलाकों में बलि प्रथा बहुत सीमित हो गई है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में आज भी नॉनवेज प्रसाद के रूप में खाया जाता है। यूपी, बिहार, बंगाल में बड़े धार्मिक आयोजन, मन्नत या विशेष पूजा के समापन पर बलि देने की परंपरा रही है और आज भी निभाई जा रही है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे परिवारों के द्वारा। बंगाल में तो किसी पर्व त्योहार पर मटन चिकन की दुकानें बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बंगाल के सबसे बड़े पर्व दुर्गा पूजा में भी खुली रहती है मटन चिकन की दुकानें। बड़े त्योहारों के मौके पर तो 2-2, 3-3 बार नॉनवेज खाते हैं लोग। वहां जिस महाराष्ट्र में मटन चिकन वाला विवाद अभी गरमा रहा है, वहां के कोंकण इलाके में पूजा की थाली में खास तौर से मछली रखी जाती है और इसे शुभ माना जाता है, उसे देवी देवता का प्रसाद माना जाता है। इसी तरीके से बिहार के मिथिलांचल में भी मछली बहुत पवित्र मानी जाती है, उसकी गिनती मांसाहार में होती ही नहीं। वहां झारखंड से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत सारी जनजातियां हैं जहां की पूजा का हिस्सा होता है मछली और कई बार तो मांस भी। कामाख्या समेत देश के तमाम बड़े देवी मंदिरों में बलि की प्रथा रही है, वहां कभी इस तरह की रोक नहीं लगाई जाती। केरल, तमिलनाडु में त्योहारों पर भी जो मटन चिकन की दुकानें हैं वो बंद नहीं किए जाते। विदेशों में सनातन संस्कृति का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। हिंदुत्व के इससे बड़े झंडा बरदार और इससे बड़े ज्ञाता आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो भी नॉन वेजिटेरियन थे। वो न सिर्फ मछली मांस खाते थे, बल्कि मछली बहुत पसंद करते थे। शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपनी बात रखने के बाद वो दुनिया भर में मशहूर हुए थे। ये बात सब जानते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के लोगों को इंडियन स्टाइल में नॉनवेज बनाने का तरीका स्वामी विवेकानंद ने सिखाया था। और ये सब अमेरिका के उसी दौरे में उन्होंने किया जिस दौरे में शिकागो में भाषण देकर वो विश्व प्रसिद्ध हुए थे। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस भी नॉन वेजिटेरियन थे। वो नॉनवेज को गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत कहते थे। तो भाई, जिस देश में इतनी विविध परंपराएं रही हो खान पान की, वहां इस तरह का फरमान जारी करना, और वो भी नगर निगम और सरकारों के द्वारा, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सरकारों का कोई हक नहीं बनता कि वो तय करे कि किसे कब क्या खाना है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम के साथ।